इतने में वहां सुरेश आ जाता है और यह सब देखकर हैरान हो जाता है। सुरेश राजकुमार का धनुष और तीर उठाकर तीर को शेर के सर पर मार देता है और शेर मर जाता है। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे को मुसीबत से बचाना, यही तो हम सबका कर्तव्य है। अच्छा, तो आप प्रीति के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार को अपनी भावनाओं का एहसास होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं प्रीति को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसकी खूबसूरती, भोलापन, ये सब देखकर तो जैसे जैसे मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। राजकुमार, यह राजकुमार आखिरकार किस सोच में गुम है? लगता है कोई खास बात है। लगता है अब इस बारे में महाराज से ही बात करनी होगी। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप पिताजी को मत बुलाइए। क्या हुआ मंत्री जी? क्या आप लोग किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं? महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। अब आपको इनकी शादी करा देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद है? क्यों बेटा? राजकुमार महाराज को सारी बात बताते हैं। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई प्रीति से और उसके पिता ने मेरी जान बचाई। फिर तो हमें प्रीति के पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए और साथ ही उनसे मिलकर प्रीति और तुम्हारे विवाह की बात भी कर लूंगा। क्या सच में पिताजी आप वाकई में बहुत अच्छे हैं? मैं प्रीति और उसके पिता को ढूंढने जा रहा हूं और हाँ, मैं दोनों को साथ में लेकर लौटूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूं। इधर सुरेश फिर से प्रीति की आंखों के लिए परेशान होता है। चल बेटी, मैं आज तुझे चमत्कारी बाबा के पास लेकर चलता हूँ। वह तेरी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। पिताजी, आप पहले भी मुझे कितने बाबाओं के पास ले जा चुके हैं, पर मेरी आंखें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। बेटी, क्या पता, हो सकता है कि यह बाबा तेरी आंख ठीक कर दे। देख, हमें कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। चल ना, चलकर देखते हैं क्या होगा। ठीक है पिताजी, हम ये कोशिश करके देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। सुरेश और प्रीति अब चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, हम थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे, ठीक है ना? प्रीति और सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है। अरे वाह, इंसान वो भी दो। इनकी बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश कर दूंगा। राक्षस अपने जादू से उन दोनों के चारों ओर आग का घेरा बना देता है। ये महक कैसी है? पिताजी उठिए, देखिए जलने की महक आ रही है। बेटी, हमारे चारों तरफ तो आग लगी है, पर आग यहाँ लगी कैसे? यह आग मैंने लगाई है। तुम दोनों की बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश करूंगा। राक्षस यह कहकर वहां से चला जाता है। बेटी बेटी, तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। सुरेश को कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे वो छलांग लगाकर आग के घेरे से बाहर निकल आता है। पिताजी पिताजी, मुझे बचाइए। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अब भी कहीं से पानी लेकर आता हूँ। सुरेश को एक कुआं नजर आता है। वो जल्दी से उस कुएं से पानी निकालता है और आग पर डालने लगता है। धीरे धीरे करके आग बुझ जाती है। बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब मेरी ही गलती है ना। मैं तुझे चमत्कारी बाबा के पास ले जाने की जिद करता और ना ही ये सब कुछ होता। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आप माफी मत मांगिए। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है।
आप भी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए अब घर वापस चलते हैं। प्रीति और सुरेश अब वापस घर जाने लगते हैं। तभी कुएं से एक आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे बचा लो। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कि आवाज इस कुएं से आ रही है। सुरेश कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता है। अरे कौन है यहाँ जो हमें आवाज दे रहा है? रस्सी ऊपर खींचो, रस्सी ऊपर खींचो। सुरेश तुरंत रस्सी ऊपर खींचता है। अरे इस बाल्टी में तो एक सुनहरा रंग का सेब है, पर ये कुएं में आया कहाँ से? तभी उस सेब से आवाज आती है। मैं एक परी हूँ। मैं जब इस जंगल में घूम रही थी, तभी एक राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और अपने मायावी जादू से मुझे सुनहरे सेब में कैद कर दिया, ताकि बाद में वो मेरी बलि दे सके। तो अब तुम इस सेब से कैसे बाहर आओगी? अगर कोई एक इंसान बिना छुए बिना देखे सेब को खा ले, तो राक्षस का जादू टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। सुरेश कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, बिना छुए बिना देखे कोई भला कैसे खा सकता है? ये तो असंभव है। प्रीति सुरेश से बोली, पिताजी मैं समझ गई हूँ इसका जादू कैसे तोड़ना है। आप इस सेब को उठाकर मुझे खिलाइए। लेकिन बेटी शर्त के अनुसार तो। पिताजी सब ठीक होगा, बस जैसा मैंने कहा है आप वैसा कीजिए। फिर सुरेश उस सेब को उठाता है और प्रीति को खिला देता है। जैसे ही प्रीति सेब खाती है, परी आजाद हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भले इंसान, तुमने मुझे मायावी जादू से आजाद कर दिया। लेकिन बेटी ये कैसे हो गया? इसका जादू कैसे टूट गया? पिताजी आपने सेब मुझे अपने हाथ से खिलाया और मैंने बिना छुए सेब को खाया। क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने बिना सेब को देखे खाया है। इस तरह से मैंने बिना छुए बिना देखे सेब को खाया और जादू टूट गया। तुम्हारा धन्यवाद कन्या, तुमने मुझे इस जादू से आजाद किया है, इसलिए तुम मुझसे कोई एक इच्छा मांग सकती हो। परी जी, मेरी तो बस एक ही इच्छा है। मैं अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी आंखों को ठीक कर सकती हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। पिताजी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। पिताजी देखिए ना, मेरी आंखें एकदम ठीक हो गईं। अरे अरे परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जीवन भर की चिंता को एक पल में छू मंत्र कर दिया। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? बहुत बहुत धन्यवाद परी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। देखा पिताजी, मैं कहती थी ना कि आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वह सब ठीक कर देगा। और आज देखिए, ऊपर वाले ने परी के रूप में मेरी आंखें ठीक कर दी। प्रीति बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास किया जाए तो वह खाली नहीं जाता है। हाँ, विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। ऊपर वाले ने हम सबको धरती पर एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे की मदद करने और अच्छे कर्म करने के लिए ही भेजा है। परी यह कहकर अब आसमान में उड़ती हुई गायब हो जाती है। दूसरी ओर राजकुमार प्रीति को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। इतनी देर से मैं प्रीति की तलाश कर रहा हूं, पर अब तक तो उसका कोई पता ही नहीं चला। आखिरकार वह रहती कहाँ होगी? राजकुमार यह सब सोच ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें सुरेश और प्रीति मिल जाते हैं। अरे प्रीति, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। अरे राजकुमार, आप यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं आप दोनों को ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी प्रीति बहुत पसंद है। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे? लेकिन राजकुमार, मेरी बेटी तो अंधी है। क्या आप एक अंधी लड़की से शादी करेंगे? देखिए, प्रीति की इस एक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के मन की दृष्टि ही सब कुछ होती है। अपने पिता की बात सुनकर प्रीति चुपके से उससे कहती है, पिताजी, आप राजकुमार से झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं बता रहे कि अब मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है?
अरे बेटी, मैं तो राजकुमार की परीक्षा ले रहा था। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सुरेश राजकुमार को सारी बात बताता है। क्या सच में प्रीति की आंखों की रोशनी ठीक हो गई? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ राजकुमार, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। देखना चाहता था कि आप मेरी बेटी की कमी के साथ उसे अपनाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जीवन केवल ऊपरी दिखावे या सुंदरता से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना पड़ता है। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं सच कहूं तो मुझे प्रीति की अच्छाई, इसकी सादगी, इसका भोलापन ही बहुत पसंद आया। अगर इसकी आंखें वापस ना भी आती तो भी मैं प्रीति से ही विवाह करता और हमेशा इससे प्रेम करता। अब राजा राजकुमार और प्रीति की धूमधाम से शादी करा देते हैं और दोनों खुशी खुशी राजमहल में एक साथ रहने लगते हैं। इंसान अपने तन की सुंदरता से नहीं, बल्कि मन की सुंदर से अच्छा बनता है, और जो मोहब्बत मन की सुंदरता देखकर की जाती है वही जीवन भर चलती है। वहीं तन की सुंदरता समय के साथ साथ खत्म होने लगती है और साथ ही मोहब्बत को भी मिटा देती है।